हेलो माय नीट एस्पायरेंट्स, कैसे हो तुम लोग। अच्छा वाली पढ़ाई चल रही है ना। अब बायो पढ़ाई चल रही है कि नहीं, कि तुम लोग खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगे हुए हो। मुझे बिल्कुल चैट बॉक्स में बताओ कि तुम लोग बायो पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारे रिस्पॉन्सेज अच्छे मिल रहे हैं और मेरी होप है कि जो प्रश्न नीति की ये एपिसोड्स हम तुम्हारे लिए चला रहे हैं ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज के इस बायोलॉजी सेक्शन में जो चैप्टर मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग, हम सबका फेवरेट चैप्टर है, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। यानी कि सिंपली हम सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हार्ट वाले चैप्टर पे अपने आने वाले हैं। बहुत हमारा फेवरेट वाला चैप्टर है, राइट। तो चलो आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा रहा है ब्लड के कंपोनेंट्स से लेके, और वो कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। यहाँ पर एक तरफ कॉलम ए में कुछ दिया हुआ है और कॉलम बी में कुछ उनके फीचर्स दिए हुए हैं, तो प्लीज उसे मैच करो मेरे साथ। देखो, इओसिनोफिल आपके जो काम कर रहे हैं वो कुछ हिस्टामीन्स रिलीज कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, कभी कभी एलर्जिक एंजाइम में भी काम कर रहे हैं। बेसोफिल्स आपके जो हैं वो ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामीन्स, यानी कि ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स में सीरोटोनिन भी रिलीज करते हैं, इस तरह की चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ओके, न्यूट्रोफिल्स जो आपके रहेंगे उनका बेसिक काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। अगर कोई वायरल आ रहा है या कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उनको फैगोसाइटोसिस करके फिनिश करना इनका काम होता है। देन लिम्फोसाइट्स के ऊपर हम आते हैं। लिम्फोसाइट्स आपके इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये इसका आंसर रहेगा ये वाला, ए। Match the item given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. बहुत आसान है, बस तीन ऑप्शन आपको दिए, जल्दी से देखिए। फिब्रिनोजन आपके प्लाज्मा में दिया हुआ है और वो फिब्रिन बन जाता है जब इसका जेन यानी जनरेटर हटेगा, राइट। तो वो किस काम में आ रहा है, क्लॉटिंग, जब ब्लड आपका बाहर निकल रहा है, क्लॉटिंग करानी हो तो देखो ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल है। देन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में ही होती हैं, ये बेसिकली प्लाज्मा के ही कंपोनेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। ग्लोब्यूलिन लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन एज एन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स में ये हेल्प कर रही हैं, दिस मीन्स के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रही हैं। देन एल्ब्यूमिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प कर रही है। तो जल्दी से मिलाओ, फर्स्ट का सेकंड है, देन बी का आपका जो है वो फोर्थ है, थर्ड है, और इधर एल्ब्यूमिन वाला फर्स्ट है, तो ये डी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएट। आपको पता है कि जब अडल्ट मैच्योर आरबीसी होती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है मैमेलियन आरबीसी में, राइट। Which of the following statement are most appropriate explanation for this feature? They do not need to reproduce, they are somatic cells, they do not metabolize. आपको सबसे appropriate आंसर देना है इसमें से जो all their internal space is available for oxygen transport, right? यानी कि only 4। आपको पता होना चाहिए कि जो adult RBCs होते हैं वो ना सिर्फ न्यूक्लियस हटा रहे हैं बल्कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज को वो रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज दे जस्ट वांट टू कैरी अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood
फ्रॉम द बॉडी। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उस टाइम पर बेटा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स लग रहे हैं, राइट। और कुछ प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में थी, लाइक हमने जैसे फिब्रिनोजन की बात करी, बट एक तरह का सेल भी लग रहा है, आपको पता होगा, आप उससे प्लेटलेट्स बोलते हो, प्लेटलेट्स। उन्हीं प्लेटलेट्स को आपको चुनना है इसमें से। एरिथ्रोसाइट्स आपके आरबीसी हो गए, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी हो गए, न्यूट्रोफिल्स एक तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स वाले डब्ल्यूबीसी हैं, ठीक, और थ्रोम्बोसाइट्स आपकी ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। सीरम क्या होता है? देखो, ब्लड के पास दो कंपोनेंट हुए। सबसे पहले ब्लड को सीखते हैं। ब्लड के पास प्लाज्मा है, साथ ही साथ उसके ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम सेल कह सकते हैं, राइट। जैसे आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब हो गए, ठीक। तो जब प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स थी, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर्स भी थे, इस तरह की चीजें थी। अब अगर हम प्लाज्मा में से वो क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो एक स्ट्रॉ कलर का लिक्विड आता है। जैसे जब देखो ब्लड क्लॉट हो जाता है तो एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड बह रहा होता है ना, वही सीरम होता है। तो वैसा स्ट्रॉ कलर के लिक्विड को हम सीरम बोलते हैं, और सीरम लैक करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को। दिस मींस सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The figure shows a human blood cell. Identify it and give it characteristics. ये कौन सा सेल है? ये एक ग्रैन्युलोसाइट है, राइट। डब्ल्यूबीसी में से ही आ रहा है, ल्यूकोसाइट में से ग्रैन्युलोसाइट है। कौन सा वाला? इधर नाम दिए हुए हैं, जल्दी से पहचानो। ये बेसोफिल्स हैं। यहां पर बेसोफिल्स का काम क्या है? बेसोफिल्स का काम है लाइक हिस्टामीन्स, सेरोटोनिन और इस तरह के इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को ऊपर वर्क करना, ठीक है। तो ये बेसोफिल को शो किया जा रहा है तुमको। और बेसोफिल्स एक तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ये बेसिक स्टेन से डाई हो जाते हैं। A person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in an accident and needs immediate blood transfusion. His friend, who has valid certificate of his own blood type, offers for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? आपको पता होना चाहिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो उसको कौन डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप, जो कि यूनिवर्सल डोनर हो। यूनिवर्सल डोनर जो होता है उसके पास दोनों ही एंटीजन नहीं होंगे, यानी कि ए एंड बी एंटीजन एब्सेंट होंगे। ऐसा सिर्फ टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग कर सकते हैं। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which two of the following changes, first to fourth, usually tend to occur in the plain dwellers when they move to high altitudes 3500 मीटर और more? जो प्लेन ड्वेलर्स हैं, जब वो हाइट के ऊपर चढ़ेंगे तो क्या चीज होगी? सबसे पहली चीज, आप जब ऊपर चढ़ते हो खुद ऐसे महसूस करो कि तुम हिल पे जा रहे हो। कहाँ जाने का मन है? लाइक चलो सोचते हैं हम शिमला के, नैनीताल के हिल्स पे चल रहे हैं, तो ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया हमने, तब बेटा क्या होगा? धीमे धीमे ब्रेथलेसनेस होने लगती है ना। प्लेन ड्वेलर्स को स्पेशली, जो वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं, वो बहुत आराम से जा रहे होते हैं। तो आपने चलना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे, ठीक, अब उस टाइम पे क्या होने वाला है? आपको ब्रीथलेसनेस हो रही है, एक फीचर तो मैच करेगा, साथ ही साथ आपका ये ऑक्सीजन, ब्रीथलेसनेस का मतलब बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आपके आरबीसीज कर रहे हैं। तो कुछ आरबीसी के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा होगा। चलो ऑप्शंस को देखें। इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स
इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, अगर ढंग से आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करेगी तो वो अपने नॉर्मल साइज की होनी चाहिए, ठीक, साइज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, तो नॉर्मल साइज की आरबीसी ही अच्छा ऑक्सीजन ट्रांसफर कर सकती है, तो इसलिए मोर आरबीसी का जनरेशन होगा। दूसरा, इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, दैट इज द सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू चूज। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Globulins contained in human blood plasma are primarily involved in, अभी ये हमने पहले भी किया है, ग्लोबुलिन्स, जैसे मैं बात करूं एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, सी, डी, ई, ये सब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। इम्यूनो मतलब आपकी इम्यूनिटी में हेल्प कर रही हैं ये, तो जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात कर रहे हैं तो इन ऑल हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर ये वर्क कर रही हैं, राइट। Which one of the following is correct? Lymph is equal to plasma plus RBC plus WBC. नहीं, lymph का मीनिंग होता है plasma plus WBC. Then second कहा जा रहा है blood is equal to plasma, बिल्कुल, plus RBC plus WBC plus platelets. तो ये तो ऑप्शन सही है. Then plasma is equal to blood minus lymphocytes. नहीं, plasma is equal to blood minus फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब जो ब्लड के सेल्स हैं, लाइक अब वो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे कोई भी टाइप का डब्ल्यूबीसी हो, लेकिन प्लाज्मा में वो नहीं होगा, ठीक है। देन सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फिब्रिनोजन, नहीं, फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, तो सीरम में ये इस तरह की प्रोटीन्स तो नहीं होती, अभी हमने डिस्कस की है, तो हम कह सकते हैं ब्लड माइनस फिब्रिनोजन। तो जो सही है वो बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, नो प्लाज्मा। अब पहले तुम ये जानो कि ब्लड क्या था, ब्लड के अंदर प्लाज्मा था, आरबीसी भी थी, डब्ल्यूबीसी भी थी। इसी में जब हमारा सेल्स लगे हुए हैं और सेल्स के बीच से कैपिलरीज जा रही हैं, सपोज ये कैपिलरी जा रही है, अब इन कैपिलरी में स्लिट होते हैं छोटे छोटे, तो इससे प्लाज्मा ऊज आउट होने लगेगा और थोड़ा बहुत डब्ल्यूबीसी ऊज आउट होने लगेगा सेल्स के बीच में, उस टाइम हम इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, राइट। अब वही इंटरस्टिशियल फ्लूइड कुछ और भी वेसल्स आ रही हैं वो कैरी करके ले जाएंगी, तब उस टाइम वो जो वेसल्स हैं उनका नाम है लिम्फेटिक वेसल्स, और तब उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वी स्टार्ट कॉलिंग लिम्फ। दिस मींस कि लिम्फ के अंदर प्लाज्मा भी है और डब्ल्यूबीसीज भी है, बट आरबीसी नहीं है, तो ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर है। Next question. The QRS complex in a standard ECG represent. पहले देखो ECG का जो आपका होता है वो देखो P QRS T, ऐसे। तो QRS कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जा रहा है, ये है P, ये है QRS और ये T। P के टाइम पे एट्रिया जो होती है वो डीपोलराइज होती है, मतलब कंट्रैक्ट करती है। QRS के टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिस्टोल में जाते हैं, तो यहां पर QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब सिस्टोल हम कह सकते हैं या कंट्रैक्शन कह सकते हैं वेंट्रिकल्स का, ये हो रहा है ड्यूरिंग दिस QRS वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। देखो अभी ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, इस तरह की चीज, P QRS T के ऊपर, तो P तुम्हारा कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया था, QRS कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स था, और T जो था वो रिटर्न बैक ऑफ लाइक डायस्टोल था वेंट्रिकल्स का। तो चलो यहाँ मैच कर लेते हैं जल्दी से। P क्या हो गया जल्दी देखो, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS हो गया
डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, टी वेव हो गया रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव अगर ऐसा हो रहा है तो उसे एक डिजीज कहते हैं कोरोनरी इस्चीमिया। ये आपका, अब आप इसको मैच करा लो जल्दी से। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? ठीक है, blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml। तो जल्दी से यहाँ पे देखते हैं, तुम्हें कार्डियक आउटपुट बता दिया गया है 5 लीटर है, यानी के 5000 ml है। अब तुम्हें यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम पहले निकाल लेनी है। वो तुम कैसे निकालोगे? लाइक 100 ml जो है उसमें से माइनस कर दोगे 50 ml को, तो निकल के आ गया 50 ml, राइट। यानी कि हमने जो ब्लड वॉल्यूम है एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml उसे माइनस करा है, मतलब उसमें से माइनस करा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली एंड वॉल्यूम को 50 ml को, तो 50 ml निकल के आई। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, ये इस 5000 ml यानी कि कार्डियक आउटपुट में से स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हार्ट बीट हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक, अब हार्ट बीट जो तुम्हारी निकल के आ रही है वो है 100, यानी कि 100 बीट्स पर मिनट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकंड साउंड इज हर्ड। देखो दो साउंड आती है, एक आती है लब, एक आती है डब। सेकंड साउंड डब होती है। अब सेकंड साउंड कब आती है? जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। तो सेकंड साउंड आएगी जब सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज कर जाएंगे, तो आएगी सेकंड साउंड का नाम डब और फर्स्ट साउंड का नाम लब। ब्लड प्रेशर in the mammalian aorta is maximum during। ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? लाइक तुम्हारे हार्ट के 4 ये वॉल्व्स हो गए, ठीक, राइट और ये लेफ्ट, ये दोनों एट्रिया, ये दोनों वेंट्रिकल। अब यही इसी वाले वेंट्रिकल से एओर्टा पे ब्लड जाने वाला है, ठीक। तो ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, अब तुम्हारा जब सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की बात की जा रही है, जब ये कंट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल तब ब्लड प्रेशर एओर्टा में हाईएस्ट होगा। द डायग्राम गिवन हियर, फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई उसी तरह का। इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, द पी वेव रिप्रेजेंट्स कंट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया। ठीक है, नो फर्दर डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन। Bundle of His is a part of which of the following organs in human? अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो ये 4 सेक्शन में था, इनके बीच में छोटे छोटे वॉल्व थे। बस यहां से ऐसे नोट स्टार्ट हुई जहां से कंट्रैक्शन होना शुरू हुआ आर्टरिया का, ऐसे नोट से आ जाएगी एवी बंडल एंड देन एवी बंडल से आ जाएगी बंडल ऑफ हिज। ठीक, तो बंडल ऑफ हिज कहां पर है भाई? हार्ट में है, ठीक, हार्ट में है। आ गया आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। इन ह्यूमंस ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब ये फिर से वही सेक्शंस, यहां पर ब्लड आ रहा होता है, इधर ये पोस्ट कैवल इसको लेके आ रहा है यहाँ पे ब्लड राइट एट्रियम में, राइट। अब यहाँ पे किस रीजन से आ रहा है? स्टिमुलेशन ऑफ द साइनोएट्रियल नोड? नहीं, यहाँ पे साइनोएट्रियल नोड तो हार्ट बीट को जनरेट कराने वाली है, राइट। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट केवल एंड द आर्ट्रियल, यहाँ पर हायर प्रेशर रहेगा और यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा ब्लड का, और जो ब्लड है वो भी एक प्रेशर में मूव कर रहा है, दैट इज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर से प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ब्लड मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following has an open circulatory system? कॉकरोचेस में लाइक पेरीप्लानेटा जो है
यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि ब्लड इज नॉट पासिंग आउट थ्रू दी ब्लड वेसल्स। इन प्लेस ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे एक ओपन कैविटी में इनका ब्लड आ जा रहा है, उसे हम हीमोसील कह रहे हैं, राइट। हीमोसील में इनका ब्लड आ रहा है, फिर वहीं से अच्छा वाला और बुरा वाला मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड इनका मिक्स रह रहा है, एंड देन अल्टीमेटली फिर वो हार्ट तक जाता है। बाकी रहे आपके ऑक्टोपस, फेरेटिमा या हिरुडिनारिया, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। The hepatic portal vein drains blood to liver from। जब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि लिवर के पास दो तरफ से ब्लड आ रहा है, एक आर्टरी आएगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और दूसरी कुछ ब्लड जो कि स्टमक के पास है और स्टमक ने एब्जॉर्ब किए हैं चीजें, ठीक। अब वो स्टमक वाया स्टमक के बाद वो अब इंटेस्टाइन में पहुंचा है, राइट। तो इंटेस्टाइन में जब एग्जैक्टली हम बोलें कि एब्जॉर्ब किया है उन चीजों को, वो ब्लड अब लिवर के पास जाने वाला है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इंटेस्टाइन इसका रहेगा। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी की बात की जा रही है बेटा, ये हार्ट है, हार्ट लंग को भेज रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब हार्ट से कोई भी ब्लड वेसल जाती है वो आर्टरी होती है, और हार्ट में जो भी ब्लड वेसल आती है वो वेन होती है। तो हार्ट जब लंग को ब्लड भेज रहा है तो दैट इज थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, राइट। तो ये पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन। यहाँ पर पल्मोनरी वेन है, तो जिस प्रेशर से हार्ट लंग को भेजेगा, लंग तो वो ऐसा सर्कुलेटिंग डिवाइस नहीं है ना, पंपिंग डिवाइस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होगा इन कंपैरिजन टू दी पल्मोनरी वेन। बाकी के ये ऑप्शंस लाइक लेस देन दैट इन द वेना कावा या सेम एज दैट इन द एओर्टा या मोर देन दैट इन द कैरोटिड करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The given figure shows schematic plan of blood circulation in humans with labels A to D. Identify the label and give its function. यहाँ पर वही आपको स्कीम दिखाई जा रही है, ये हार्ट दिखाया जा रहा है, ये बॉडी है और ये लंग है, ठीक। अब यहाँ पर हार्ट से लंग की तरफ जा रहा है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन। यहाँ हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है थ्रू आर्टरीज, एंड बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है थ्रू वेन। अब आप इसको पहचानिए, और वेन वो अल्टीमेटली वेना कावा। अब आप इसको देखिए, सी वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल, PCO2 इज 45 mmHg, राइट। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? पैरासिम्पैथेटिक आपके दो सिस्टम्स हैं, लाइक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जब हमें कोई डर लग रहा है तो हम सिंपैथेटिक के ऊपर वर्क करते हैं और वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स हमारे रिलीज करता है, तो उस टाइम हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होने लगेगी उसके अगेंस्ट। और ये सब कहाँ से हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। इसके अगेंस्ट जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई कूल डाउन, सब ठीक है। तो जब सब ठीक है वो कहना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, यहां पर से आपको चुनना है। रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। Heart rate is increased without affecting the cardiac output. Both heart rate and cardiac output increase. Heart rate decrease but cardiac output increase. यहाँ पर exactly heart rate भी कम हो रहा है, और जब heart rate कम होगा तो उसके साथ साथ cardiac output automatically कम होगा, right? तो ये रोल होता है पैरासिम्पैथिक, मतलब ठीक है, ओके। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct regarding blood pressure? 130 by 90 mmHg is considered high and requires treatment. ये हाई होता है लेकिन इस पे अभी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। 100 by 55 mmHg is considered an ideal blood pressure. नहीं, आइडियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 by 80 mm of mercury होता है। 100 by 5 by 50 mmHg makes one very active. नहीं, वो लो ब्लड प्रेशर है
उस टाइम आप लेथार्गिक होने लगते हो। Then 190 by 110 mmHg may harm vital organs like brain and kidney. Yes, of course, ये काफी ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है। इस टाइम पे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर ऐसा फ्रीक्वेंट एक बार हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर ऐसा फ्रीक्वेंट किसी के साथ बना हुआ है तो दैट पर्सन नीड्स टू टेक अ treatment and that can harm the potential organs of the body, right? तो आई होप कि जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, टेक केयर फॉर टुडे, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।